तीन वो जो उन 4 दरवेश में जो एक दरवेश है ना, उसको बड़ी अपनी कम आयगी का एहसास होता है। वो जो है ना, आप ऑब्जर्वर समझ लें इस प्रोग्राम का। और मकसद भी यही होता है कि नहीं, वो मैं समझ शायद अब उनकी बात कर रहे हैं हजरत साहब। मैं अपनी बात वो ऐसी बात नहीं। नहीं, हजरत साहब तो बड़े पहुंचे हुए दरवेश हैं। प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया, माउनेर आ चुके हैं जी। अच्छा, ये इन्होंने चुपके से शुरू कर दिया है। हाँ, बस वो कहते हैं जी वो कैजुअल है, तो हर चीज़ जो है ना कैजुअल अंदाज में होनी चाहिए। अच्छा, पिछली एपिसोड का आप जिक्र करते कि काफ़ी लोगों ने पसंद भी की है कि जी, और मौजू भी ऐसा था, मज़े का, कहानी शुरू की थी। और जब प्रोग्राम अख्ताम पजीर हो रहा था तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने जो सेंटेंस बोला था कि लगता है कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो हालांकि इतना कुछ घूम फिर के भी जो ना कहानी लगता था शुरू हुई। बड़ी साहब, कहानी असल में इंसानी फितरत के अंदर है। बिल्कुल। और उसमें आप देखें ना कि हमारे बचपन की जो कहानी हमें सुनाई जाती थी, और हर घर में कहानी, चूँकि बच्चों की इस्लाह के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए कहानी, जिसमें एक नतीजा आखिर में निकलता था, और वो जाहिर है कि एक, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि कहानी यहाँ से शुरू हुई, तो बात यह है कि एक बड़ी मुझे याद आ गई कहानी, छोटी सी, वो शायद हमारी उसको सिचुएशन को या सूरत हाल के ऊपर पूरी उतरती है। एक बादशाह था और उसकी एक बेटी थी, और बड़ी लाडली बेटी थी। तो उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की, शहजादी की शादी उससे करूँगा जो मेरी एक शर्त पूरी करेगा। अच्छा। और वो शर्त ये थी कि 2 पिंजरे होते थे बहुत बड़े बड़े, उसमें एक में शहजादी को रख देते थे और ऊपर कपड़ा डाल देते थे, और दूसरे में भूखे शेर को। अच्छा। और वो ऐलान था कि कोई फर्द जो है आए और इसका कपड़ा जो है वो हटा दे, जो उसकी किस्मत में होगा वो उसको मिल जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क था, और उसमें जो है, और कहते हैं कि बड़ा वक्त गुजर गया, कोई नहीं आया, किसी ने जरूरत नहीं, किसी ने जरूरत ही नहीं की, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं की। हाँ, एक दिन, और आपको पता है हमारी कहानी में लकड़हारे का बेटा तो होता है। एक दिन एक नौजवान आया, शायद वो भी लकड़हारे का बेटा हो, वो आया और उसने उसका पिंजरा या उसका कपड़ा जो था वो हटा दिया। कहानी सुनाने वाला यहाँ खामोश हो गया। सुनने वाले कहने लगे, फिर क्या हुआ? उनका कहानी खत्म हो गई। है, कहानी खत्म हो गई, फिर क्या हुआ? उनका असल में यही पैगाम है, यही बात है कि जब आप किसी बहुत बड़े मकसद के लिए कोई कदम उठाते हैं तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको सर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। आपके रास्ते में हो सकता है कि अगर भूखा शेर होता तो आपको खा लेता, और ये भी हो सकता है कि, मगर जिस भी काम के लिए आपने निकलना है, कुर्बानी बहरहाल आपको जो है, ये रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो आपके उस कहानी से हम जब वो बिजनेस वाला पढ़ते थे, मैंने MBA किया और उसके बाद कुछ और, तो उसमें भी कहा जाता था कि जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है वो प्रॉफिट भी उसी का होता है सबसे ज्यादा। हाँ, तो ये तो एक जनरल उसूल हो गया ना ये जिंदगी का। मतलब रिस्क के बगैर तो आप जो है ना वो अचीव नहीं कर सकते कोई बड़ी पोजीशन। अच्छा, सॉरी सर, कहानी जो है ना वो सिर्फ बच्चे ही पसंद नहीं करते जी, बड़े भी पसंद करते हैं जी। और कहानी में एक होता है एलिमेंट ऑफ सस्पेंस जी, तजस्सुस। अब इन्होंने जो सलाहिद भाई ने जो बात बताई वो ये है कि जब उसने कपड़ा उठाया तो सुनने वालों में ये तजस्सुस पैदा हुआ कि शेर आगे या शहजादी, शेर है या शहजादी है। तो हमारी जो कहानियाँ हैं ना उसके अंदर एक वो मिलती है कहानी, अलिफ लैला हज़ार दास्तान जी। तो उसमें आप ये देखें कि वो बादशाह ने ये शर्त लगाई थी कि अगर मुझे वो कहानी पसंद ना आई तो उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। मतलब बीवी उसकी जो शादियां करता था और वो जो हर रात को जो है, तो वो एक लड़की ऐसे आई कि उसने कहा कि चलो मैं कहानी सुनाती हूँ।
अब उसने एक कहानी शुरू की और वो एक बड़ा यानी अच्छी है, एक इसको कहते हैं कनेक्टिंग डिवाइस, हाँ, कि वो 1000 कहानियां हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं, कि वो मतलब सुनाती हर कहानी इंडिपेंडेंट कहानी इंडिपेंडेंट है, है, दूसरे के साथ लिंक होती है। वो ख़त्म ऐसे होती है कि जहाँ पे ख़त्म होती है वो उसका क्लाइमेक्स होता है, और बादशाह में ये तजस्सुस पैदा होता है कि अच्छा फिर क्या हुआ। तो वो कहती है कि अब तो सुबह हो गई है, ये रात को सुनाऊंगी, नेक्स्ट डे फिर वो दूसरे दिन कहानी सुनाती है, और फिर उसका इख्तिताम ऐसा करती है कि उसमें फिर इतना क्लाइमेक्स होता है कि बादशाह कहता है फिर क्या हुआ, कहते अब तो दिन निकल आया कल। वो इस तरह से 1001 कहानियाँ वो सुनाती है। तो ये एक लिंकिंग डिवाइस थी। अच्छा, इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में भी एक मिलती हैं कहानियाँ, कैंटरबरी टेल्स हैं वो, कैंटरबरी टेल्स। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो बहुत सारे लोग जो है ना वो किसी मज़ार पे जा रहे हैं। कैंटरबरी में एक मतलब है कि कोई मज़ार है, और वहीं का जो पादरी था कैंटरबरी का, उसी ने कोई ने एलिज़ाबेथ का जो आखिर में खुतबा देते हैं वो उसी ने पढ़ा था। अच्छा, प्रीस्ट ऑफ कैंटरबरी ने। तो वो सारे जो है ना वो एक सराय में इकट्ठे होते हैं। तो वो जो सराय का मालिक है वो ये तजवीज़ पेश करता है कि देखो रास्ता बड़ा लंबा है, तो ऐसा करेंगे कि हर आदमी जो है ना वो एक कहानी सुनाएगा जाते हुए, और इस तरह से वापसी के सफ़र में हर आदमी एक कहानी सुनाएगा। तो वो जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो जो लोग हैं। तो वो दे ऑल एग्री कि हाँ ठीक है। फिर वो ये कहता है कि जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी तो हम सब मिल के उसको खाना खिलाएंगे। वो ये नहीं कहता कि मैं सराय का मालिक हूँ मैं खाना खिलाऊंगा। वो अपना जो बिजनेस माइंड है वो शो करता है कि वह उसका नुकसान ना हो। वो कहता है कि हम सब मिल के उसको खाना खिलाओ। तो इस तरह से वो कहानियाँ शुरू होती हैं। गालिबन 2 कहानियाँ होती हैं कि हर आदमी ने 2 कहानियाँ जाते हुए सुनानी है और 2 आते हुए सुनानी। ये हमारा जो एमए इंग्लिश का कोर्स है पाकिस्तान में, अच्छा, उसमें ये शामिल हैं कैंटरबरी टेल्स। तो इस तरह की ये जो है ना वो मतलब है कि जो कहानी मुझे बुलाया गया एक दफ़ा बहावलपुर में। अच्छा, तो बुलाया तो मुझे आर्ट्स काउंसिल वालों ने था, उनके साथ एक भी नशिस्त हुई, लेकिन उससे फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ का जो मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था उन्होंने कहा हम भी बहती गंगा में हाथ धो रहे तो उन्होंने कहा कि सर आप हमारे यहाँ आएँ डिपार्टमेंट में। तो मैं चला गया उनके डिपार्टमेंट में और वहाँ भी एक तरह की अदबी नशिस्त हुई। वहाँ मुझसे एक लड़की ने सवाल किया और मैं परेशान हो गया उसके सवाल पे। उसने ये कहा कि सर आपकी जितनी भी तहरीरें हैं, जितनी भी किताबें हैं, उसमें कहानीपन मिलता है कि आप छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते हैं और उनको जोड़ के वो एक चैप्टर बन जाता है। जैसे फातिह सबूना है मेरे शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर पे, वो छोटे छोटे उसके वाक़यात हैं ज़िंदगी के जो कि मैंने इकट्ठे किए थे। 1 साल तक मैं लोगों से इंटरव्यू करता रहा, जिसके बारे में पता चला कि ये उसके साथ रहा है या इनकी मुलाकात रही, मैं उसके पास जाता था और उसका इंटरव्यू करता था और वो फिर आखिर में मैंने उसको लिखना शुरू किया और वो किताब बन गई। उसने कहा कि सर ये आपने स्टाइल जो है ये कैसे इख्तियार किया। अच्छा देखें, जो लिखने वाला है मेरा ख्याल है कि वो तो सोचता नहीं है, वो तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वो उसको पकाता रहता है और फिर जब वो तरतीब हो जाती है तो वो फिर लिखना शुरू करता है। क्योंकि मेरे साथ तो यही है कि मैं जब लिखना शुरू करता हूँ तो बस लिखता चला जाता हूँ, ये नहीं सोचता कि मेरा क्या स्टाइल होगा या क्या नहीं होगा। उसने जब पहले दिन मुझसे पहला सवाल था जो किसी ने मुझसे इस मौजू पे किया हो कि ये कहानीपन का जो अंदाज़ है ये आपने कैसे इख्तियार किया, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार मैं इसका क्या जवाब दूँ। फिर मैंने उसको बताया मैं कि बात ये है कि मैं अनारकली में पैदा हुआ था, वहीं पला बड़ा भी, तो उसके पास ही ना एक पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी थी, अभी भी है जी। तो मुझे जब फुर्सत होती थी तो मैं वहाँ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी चला जाता था और उसका जो बच्चों का सेक्शन था
उसमें जितनी भी कहानियों की किताबें थी, कोई ऐसी कहानी की किताब नहीं होगी जो मैंने दो दो दफ़ा ना पढ़ी हो। अच्छा। सारी किताबें मैंने पढ़ ली थी और अभी मुझे बड़ी देर लगती थी कोई ऐसी किताब ढूंढने में जो मैंने उससे पहले ना पढ़ी हो। तो बचपन से वो कहानियाँ मैंने बेतहाशा पढ़ी, उसकी वजह से गालिबन जहन के अंदर ना एक स्ट्रक्चर फिट हो गया कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो कहानीपन जो है वो तहरीर में उतर आया और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कहानी से कहानी बनती रही। और वो बल्कि स्टाइल मैंने ऐसे इख्तियार किया कि हमारे जो चौथे दरवेश हैं हज़रत नियाज़ साहब, वो भी मुझे कहते हैं कि आप दास्तान गो। हाँ जी। इसी तरह से विश्व में एक दफ़ा हुआ कि विश्व में पाकिस्तान स्टडीज़ में काफ़ी सारी बच्चियां फेल हो गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं रजिस्ट्रार था। रजिस्ट्रार इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लेकिन मैंने उन्हें कहा मैं सर आप ऐसा करें कि क्लास मुझे दे दें, मैं पढ़ाता हूँ उन्हें पाकिस्तान स्टडीज़। वो क्लास मुझे दे देगी। मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो बच्चियाँ ज़ाहिर है कि जो क्लास में होता है वो आपस में भी जिक्र करती हैं, दूसरे टीचर से भी जिक्र करती हैं। वो शोहरत फैल गई कि बच्चियाँ बड़ी खुश हैं और वो पाकिस्तान स्टडीज़ जिसके बारे में समझते थे कि ये बड़ा खुश्क किस्म का मजमून है, उसमें बड़ी दिलचस्पी ले रही। तो वो प्रेसिडेंट जो है ना, वो ये देखने के लिए कि ये कैसे पढ़ाता है, वो एक दफ़ा मेरी क्लास में आके बैठ गया। जुमला एक आया है जी जी, वो इरशाद। आपने कोई 14 में से नुकात कम तो नहीं कर दिए थे? नहीं, इजाफा किया होगा। तो एक दफ़ा ना वो तैयब गुलजार साहब जो उसके प्रेसिडेंट थे, वो आके मेरी क्लास में बैठ गया। तो मैं अपना पढ़ाता रहा जिसे भी पढ़ाना था। तो बाद में जब टी ब्रेक पे सारे मिले ना, तो लोगों ने पूछा सर आप गए थे आज करण साहब की क्लास में, तो कैसा पढ़ाते हैं करण साहब? तो उन्हें हंसते हुए कहा कि ये दास्तान गो है, ये कहानियाँ सुनाता है, तो बच्चों को कहानियाँ पसंद आती हैं। तो मैंने ना उसमें थोड़ी बहुत ये अमेंडमेंट की थी कि उसमें ना कोई थोड़ी सी वैरायटी आए, बिल्कुल वो खुश्क मौजू ना रह जाए। वैसे जैसे क़याम पाकिस्तान के बारे में मैंने कहा, मैं कि देखें क़याम पाकिस्तान के वक्त 3-4 मज़ाहब थे। एक जो रूलर थे उनका मज़हब था क्रिश्चियनिटी, और जो अवाम थे उनमें से अक्सरियत जो थी वो हिंदुज़म की थी। यानी क्रिश्चियनिटी यानी जो अंग्रेज यहाँ अंग्रेज जो थे, हाँ, अंग्रेज वरना थे। वो उस तरह उनकी अक्सरियत तो नहीं थी, मगर चूंकि वो रूल कर रहे थे। मैंने अक्सरियत की बात नहीं की, मैंने अच्छा। कहा रूलर का, ठीक, रूलर ठीक, का जो मज़हब था जी। वो क्रिश्चियनिटी थी, हाँ, और जो अवाम थे उनकी जो अक्सरियत थी हाँ, वो हिंदू थी। ठीक। उसके बाद जो सबसे बड़ी अक्सरियत थी वो मुसलमान थे, और फिर एक अक़लियत जो थी वो सिखों की थी। तो हम इस मज़हब के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं क्या करता था कि लाइब्रेरी में 5-6 बाइबल थी, वो बाइबल ले आया और वो उनको मैंने कहा कि इसका फ़लाँ सफ़ा खोलो, फ़लाँ सफ़ा खोलो, फ़लाँ सफ़ा खोलो, देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है। मतलब है जैसे बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि सूअर हराम है, लेकिन सारे लोग जो है ना ये सूअर खाते हैं। तो इसी तरह से फिर मैं उनको ना मैं ले के भी गया। सिखिज़म के बारे में जब मैंने उनको पढ़ाया तो मैं उनको गुरुद्वारा पंजा साहब लेके गया, और हिंदुज़म के लिए उनको किसी मंदिर में लेके गया। यहाँ ग्रेसी लाइन के पास एक मंदिर है, वहाँ लेके गया। और क्रिश्चियनिटी के लिए ये जो माल रोड पे GHQ के सामने एक चर्च है, वहाँ मैं लेके गया, और उसका जो पादरी था उनसे मैंने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स आएंगे तो आप क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। तो वो बड़ा खुश हुआ, और उसने कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे पास आए हों। और बच्चियों ने भी बड़ी दिलचस्पी ली। वो मैंने उनको जब पहले से बताया था कि चर्च की तरतीब क्या होती है, कि सामने ये होता है और इधर ये होता है, इसको प्यू कहते हैं, इसको आइल कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो बच्चियाँ जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी से ये बात से सारी सुनती थी। उसमें एक तरह से तकाबले अदियान का जायजा, तकाबले अदियान का जायजा आ गया, लेकिन ये है कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। और उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें मुताला पाकिस्तान को पढ़ने में दिलचस्पी महसूस हो रही है, वरना हम ये समझते थे कि ये इंतहाई खुश्क किस्म का मौजू है। तो और फिर वो अगली दफ़ा जब इम्तहान हुआ
तो वो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई। और उनमें से कई लड़कियों ने आके हमें कहा कि सर अब हम इसको सिर्फ यहीं पे नहीं ख़त्म करेंगे, बल्कि अभी इतनी दिलचस्पी हमारी बढ़ गई है कि हम मुताला पाकिस्तान को बाद में भी स्टडी करते रहेंगे। अच्छा, ये टीचर का असल काम होता है। सही। वो हमारा एक इंग्लिश का टीचर था, वो अंग्रेज़ था, वो कहा करता था कि टेलिंग इज़ नॉट एजुकेशन, टेलिंग इज़ नॉट एजुकेशन। वो हमें समझ नहीं आती थी कि जब तक आप बताएंगे नहीं लोगों को पता कैसे चलता। वो आखिर में पता चला उसका कहने का मतलब ये था कि इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन इज एजुकेशन। सही। कि उनके अंदर आप एक ऐसी तजस्सुस पैदा कर दें, एक इस्तराब पैदा कर दें। और दूसरी बात यह है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो वो कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी। आजकल तो ये इंटरनेट आ गया तो बड़ा ही आसान हो गया है, या इवन ये जो मोबाइल है, हाँ जी, इसके ऊपर आप गूगल पे जाएं तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है जी। लेकिन अब ये मतलब जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, ये इस तरह पैदा करते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे पैर की मौजों में इस तरह। अच्छा सर, एक कहानी से चूंकि बात शुरू हुई थी, तो एक कहानी आपने हमें सुनानी है जो पिछली दफ़ा जो है ना वो आप अपनी, मैं इल्मी ज़ंबील कहता हूँ तो आपकी फाइल में जो है ना वो अधूरी आई थी। तो आज शायद वो कंप्लीट आ गई हो। ग़ालिबन हज़रत बायज़ीद बस्तामी के हवाले से कुछ आप। ये हज़रत बायज़ीद बस्तामी के बारे में एक ये वाक़या है कि वो उनको इशारा हुआ कि तुम ना कि यहूदियों की मजलिस में जाओ। अच्छा। तो वो भेस बदल के, वो यहूदियों का लिबास पहन के, और ऊपर वो जो रब्बी उनका जो रिलीजियस कॉलर होता है उसको रब्बी कहते हैं। जैसे हम अपने जो इमाम होते हैं उसको मौलवी साहब या ख़तीब साहब कहते हैं, इस तरह से जो यहूदियों का आलिम होता है वो रब्बी कहलाता है। तो वो रब्बी का एक भेस बदल के वहाँ पर चले गए। तो जब उनका वो हेड प्रीस्ट आया, उसने बात करने की कोशिश की तो उसकी ज़ुबान रुक गई, वो बोल नहीं सका। अच्छा। तो वो लोगों ने कहा कि आप बोले ना, कि आप क्यों नहीं बोल रहे। कहते नहीं, हमारी मजलिस में कोई मोहम्मदी आ गया है, अच्छा, जिसकी वजह से मेरी ज़ुबान बंद हो गई। कौन है आप बताएं, मैं कौन है, हम भी इसको कत्ल कर देते हैं। कहते नहीं, ऐसे ऐसे उसको कत्ल नहीं करना, मैं उससे कुछ सवाल जवाब करता हूँ, तो अगर उसने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो ठीक है, वरना फिर तुम उसको कत्ल करना। तो उसने कहा हाँ भी कौन है, खड़े हो जाओ, कोई अगर मोहम्मदी है अगर तो खड़े हो जाओ। तो बायज़ीद बस्तामी खड़े हो गए। वो लगा अच्छा मैं आपसे कुछ सवालात करता हूँ, आप उन सवालों के जवाब दें। अगर तो जवाब इत्मीनान बख्श हुए तो हम आपकी बात मान लेंगे, जो कुछ कहेंगे आप, और ना हुए तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। आपने कहा कि हाँ ठीक हो, करो सवाल जो आपने सवाल करना। अब वो यहूदी का जो रब्बी था वो उसने सवाल जवाब शुरू किए। कहता है वो एक बताओ जिसका कोई दूसरा नहीं है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह एक है जिसका दूसरा नहीं। कि दो बताओ जिसका तीसरा नहीं है। कहते दिन और रात दो हैं, इनका तीसरा नहीं है। कहते तीन बताओ जिनका चौथा नहीं है। आपने कहा लौह, कलम और कुर्सी, ये तीन है, इनका चौथा कोई नहीं। उनका चार बताओ जिनका पांचवा नहीं है। कि तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, इनका पांचवा नहीं है। कहते वो पांच बताओ जिनका छठा नहीं है। कहते नमाजें पांच हैं जिनका छठा नहीं है। कहते छः बताओ जिनका सातवां नहीं है। कहते 6 दिनों में अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया, उसका सातवां नहीं है। कहते सात बताओ जिनका आठवां नहीं है। वो कहते 7 आसमान हैं, उनका आठवां नहीं। कहते वो 8 बताओ जिनका नवा नहीं है। अर्श के 8 फरिश्ते हैं, उनका नवा नहीं है। अर्श के 8 फरिश्तों का मतलब है कि ये वो फरिश्ते होंगे जो यौम हशर को उन्होंने अल्लाह ताला के अर्श को उठाया होगा। कुरान की एक आयत है
कि यहमिलु फौकहुम यौमइज़िन समानिया, कि उस दिन वो अपने ऊपर 8 फरिश्ते अल्लाह के फ़र्श को उठाए हुए होंगे। कहते वो 9 बताओ जिनका दूसरा नहीं है। कहा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 कबीले थे जो फसाद करते थे। कहते वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं है। उनका हज के 10 रोज़ हैं, उनका 11वां नहीं है। कहते वो 11 बताओ जिनका 12वां नहीं है। उन्होंने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, उनका 12वां नहीं था। कि वो 12 बताओ जिनका 13वां नहीं है। कहा साल के 12 महीने हैं, इनका 13वां नहीं है। ये कुरान में भी आता है कि अल्लाह ताला ने जिस दिन ज़मीन और आसमान को पैदा किया था उसी दिन से ये 12 महीने ही मुकर्रर किए गए थे। वो कहा वो 13 बताओ जिनका 14वां नहीं है। कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 11 सितारे, एक सूरज और चांद को सजदा करते हुए देखा था कि वो 13 उसको सजदा कर रहे हैं। कि वो 14 बताओ जिन्होंने उससे खिताब किया। कि 7 ज़मीनों और 7 आसमानों ने अल्लाह से खिताब किया। कहते वो कब्र बताओ जो अपने मुर्दे को लेकर चली। अच्छा, आपने कहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था और वो उसकी कब्र बन जाती अगर वो उसी में रहते तो, लेकिन वो उनको लेकर चली। कहते वो बेजान चीज़ बताओ जो सांस लेती है। उन्होंने कहा सुबह। कुरान में आता है कि बस सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, सुबह जब सांस लेते हैं। कहते वो बता जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, जिस पर ना फ़र्ज था ना वाजिब ना सुन्नत। का नूह की कश्ती ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया था, उस पर फ़र्ज नहीं था ना। कि वो बताओ जिसे अल्लाह ने पैदा किया और फिर उसको ख़रीद लिया। कहा कि अल्लाह ने मोमिन के नफ्स को पैदा किया, फिर जन्नत के बदले उससे खरीद लिया। कि वो चीज़ बताओ जिससे अल्लाह ने पैदा किया, फिर इसके बारे में पूछा कि ये क्या है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था कि वो जब कोहे तूर पे आए थे तो अल्लाह ताला ने सवाल किया था कि माँ तिल का बेअमीन का या मूसा, माँ तिल का बेअमीन। पैदा तो अल्लाह ताला ने किया जी, लेकिन उन्होंने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। उसका मकसद कुछ और था कि उनके ऊपर जो खौफदारी था। तो आजकल भी पढ़ाने के बारे में बताया जाता है कि जब टीचर क्लास में जाए तो डायरेक्ट सबक शुरू ना कर दे, बल्कि पहले बच्चों को पैसिफाई करे। तो वो पहले दाएं बाएं की कोई बात करता है या पिछले सबक से मुताल्लिक कोई सवाल करता है। तुम्हारा ये भी था कि वो चीज़ बताओ जिसे अल्लाह ने पैदा किया, फिर उसको नापसंद भी फरमाया। वहाँ का गधे की आवाज़ कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि सबसे बुरी आवाज़ जो है वो गधे की आवाज़। कहते हैं वो 4 चश्मे बताओ, एक मीठा है, एक कड़वा है, एक नमकीन है और एक तुर्श है, लेकिन निकलते सारे एक ही जगह से। अच्छा, बड़े बड़े तीखे किस्म के सवाल हैं कि वो 4 चश्मे बताओ, एक मीठा है, एक कड़वा है, एक नमकीन, एक तुर्श, लेकिन निकलते किसी एक जगह से हैं, सोर्स उनका एक है। उनका मुंह से पानी निकलता है, मीठा होता है, कानों से जो निकलता है वो कड़वा होता है, और आंखों से जो निकलता है वो नमकीन होता है, और जो नाक से निकलता है वो तुर्श होता है, और इन सब का मंबा दिमाग। वो चीज़ बताओ जिसे अल्लाह ने पैदा किया, फिर उसका इतराफ़ किया। अल्लाह ने औरत में मकर रखा, फिर खुद उसके मकर का इतराफ़ किया। सबसे बेहतर दिन कौन सा है? का जुमा। कि बेहतरीन महीना कौन सा है? रमज़ान। बेहतरीन सवारी कौन सी है? घोड़ा। वो इस तरह से उसने कुछ सवालात इसके अंदर नहीं हैं, उसने 62 सवालात किए जी। और फिर जब वो चुप हो गया तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा कि पूछ लिया जो पूछना था। उसने कहा हाँ पूछ लिया। तो उसने कहा मैं एक सवाल करूं? उसने कहा करो।
उसने कहा जन्नत की चाबी क्या है। यहूदी भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी फिर हिसाब किताब होगा, कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ दोज़ख में जाएंगे। तो आपने पूछा कि जन्नत की चाबी क्या है, तो वो चुप हो गया। तो वो जो उसके साथी थे उन्होंने कहा आपने इससे इतने सारे सवालात किए थे जी, इसने हर सवाल का जवाब दिया, इसने एक सवाल किया और आप चुप हो गए, आपके पास इसका जवाब नहीं है। उन्होंने कहा मुझे जवाब तो आता है लेकिन तुम लोग मानोगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल मानेंगे, आप बताएं कि क्या है। तो वो कहते हैं कि इसकी चाबी ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो सारे जो है ना वो उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वो सब मुसलमान हो गए। वाह, ज़बरदस्त। देखें छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सवालात और उसमें ऐसी हिकमत की बातें, और दूसरा एक तमसील का जो अंदाज़ है, ये वही वाली बात है कि जैसे आप हमारे यहाँ भी दिलचस्पी के लिए जो है ना आप छोटे छोटे सवालात रखते हैं। कहानी की बात हो रही थी, तमसील की बात हो रही थी, तो हम अगर देखें तो हम जब ये कहते हैं कि ये इंसानी नफ्सियात के मुताबिक है और इंसान उससे दिलचस्पी रखता है, तो हम देखते हैं कि कुरान के अंदर भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनको हम कस्सुल कुरान कहते हैं, कस्सुल अंबिया हैं, उसमें भी तमसील का एक अंदाज़ है। बिल्कुल। और वो आप देखें कि किस तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है और अंबिया के किस्से हैं, और यहाँ तक कि पहली जो कौमें थीं उन कौमों के किस्से हैं कि वो ऐसे थे कि इंसानी नफ्सियात चूँकि इस तरह से है वो कहानी को पसंद करती है। और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला तो वो तो इंसानी नफ्सियात क्या, वो तो चूँकि खालिक है तो वो अपनी मखलूक की तो हर चीज़ को जो है वो जानता है। तो कुरान के अंदर भी असल में वो एक चीज़ अगर फार्मूला हो तो शायद आपको रट्टा लगाना पड़ता है, मगर कहानी जो है ना वो आपको याद हो जाती है। और वो आज भी, कल हमारी क्लास थी तो कल हम क्लास में वो जो इब्तदाई जो कायदा होता है उसका हम वो बात कर रहे थे कि अलिफ अनार और बेबकरी। तो अब आप उस दौर का जो वो पड़ा हुआ है कायदा, वो बच्चों को याद है कि उस ज़माने की एक तो खैर यादाश्त का भी एक पहलू होता है, फिर एक जो साथ तस्वीर का एक पहलू होता है वो भी एक पहलू होता है। तो कहानी मैं समझता हूँ कि वो इंसान की फितरत में है। लिहाजा वो जो आप बात कर रहे थे ना वो कि आपका उसमें कहानी कौन सा रहे, मैंने भी आपसे एक बात की थी कि मज़ाह ज़ाहिर और भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, मगर आपके मज़ाह में और दूसरे मज़ाह में मुझे एक कारी की हैसियत में क्या फ़र्क नज़र आता है कि वहाँ पे एक तंज़िया शायद जुमला हो या एक ऐसी जिसको हम कह लें, चलो जुगत कह लें, या एक मज़ाहिया फ़िक्रा हो, मगर आपके यहाँ हमें एक सिचुएशनल कॉमेडी मिलती है। सिचुएशन ऐसी मिलती है कि बंदा उस सिचुएशन से, जुमला शायद उस तरह कोई, यानी जिस तरह हमारे यहाँ मज़ाहब में लोग ज़ुबानी भी इस्तेमाल करते हैं उस तरह का नहीं होता, मगर सिचुएशन ऐसी होती है कि उस सिचुएशन में बंदा कहता है कि यार ये क्या है। जैसे वो आपने उसमें वो लिखा है कि वो जो ये चल रही थी, ये जो मशकें चल रही थी, और वो जो ट्रक में ट्रक ख़राब हो गया था, वो आप अपनी ज़ुबान से खुद ही सुनाएं। वो ये होता है कि असल में देखें बाकी जितनी भी गेम्स होती हैं ना, तो उसके कुछ उसूल होते हैं उसकी कामयाबी के या नाकामी के। तो जो जंगी मशकें होती हैं अब उसमें ये कैसे फैसला किया जाए कि भाई ये कौन मर गया कौन जी गया, तो उसके लिए अंपायर्स होते हैं। ठीक। और वो अंपायर जो है ना वो अपने बाजू के ऊपर एक पट्टी बांधते हैं सफ़ेद रंग की, उससे पता चलता है कि अच्छा ये अंपायर है। तो वो फिर जो मतलब है कि जो उसूल जंग है ना, वो मतलब है कि मद्देनजर रखते हुए वो ये फैसला करते हैं कि ये जो मतलब एक कंपनी है उसने किसी जगह पर अटैक किया, तो वो फिर फैसला करते हैं कि ये अटैक इन्होंने किस तरह से किया था, ये किस तरह से जा रहे थे, इन्होंने दुश्मन के फायर से बचने के लिए कोई बाकायदा आड़ ली है कि नहीं आड़ ली।
और अगर वो जहाँ देखते हैं कि ये बिल्कुल खुले में था और अगर वहाँ से फायर हो रहा होगा तो ये तो मर जाएगा, तो उसको कहते हैं मियाँ तुम शहीद हो गए, तुम शहीद हो। तो इस तरह से फिर वो फैसला करते हैं कि आया ये हमला कामयाब है या नाकाम है। तो मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है गालिबन जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह में, कि वो इसी तरह से कभी हमारी किसी कंपनी को मतलब पूरी की पूरी को शहीद डिक्लेयर कर देते थे, कभी हमारे हमलों को कामयाब करार दे के दुश्मन को नीचा दिखा देते थे। तो उन्होंने लिखा कि वो निगाह उनकी मजाज थी, कभी झुक गई कभी उठ गई, तो रही इस हमसे यही हुआ, कभी जी उठे कभी मर गए। तो उसी सिलसिले में एक वाक़या भी है कि वो वाक़या ये है कि वो एक मशक हो रही थी और उसमें कुछ लोग जो है ना वो शहीद डिक्लेयर कर दिए गए। अच्छा, अब वो जो शहीद है ना, अब वो उनको लेके ना हॉस्पिटल जा रहा है, एक ड्राइवर जो है वो ट्रक में उनको बिठा के उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा है। वो गोया ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि वहाँ उनके मुर्दा खाने में उनको जमा करा देना। वो फिर होता ही है कि जो शहीद डिक्लेयर हो जाता है तो वो फिर यूनिट जो है ना वो अपने सेंटर को लिखती है कि हमारे इतने आदमी शहीद हो गए, तो 14 आदमी जो है ना वो आप उनकी रिप्लेसमेंट हमें भेज दें। वो फिर अंपायर फैसला करता है कि अच्छा इतनी देर लगेगी उसको आने में, तो वो फिर उतनी देर में उनकी ड्रिल पूरी हो रही होती है कि वो हॉस्पिटल जाएंगे, तो वहाँ वो गोया मुर्दा खाने में जमा हो गए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ इतनी देर में इनके सेंटर से बंदे आ चुके होंगे, तो फिर उन्हीं आदमियों को वो जिंदा डिक्लेयर कर देते हैं, तो अपनी यूनिट को फिर दोबारा ज्वाइन कर। तो वो एक ड्राइवर जो है ना वो मतलब है कि उन शहीदों को लेके जा रहा था, तो रास्ते में उसका ट्रक जो है ना वो फंस गया, कहीं मिट्टी में रेत में फंस गया। तो उसने दाएं बाएं गांव वालों को आवाज़ दी कि यार आओ मेरी मदद करो, मेरा ट्रक निकलवा दो। तो लोग आए भागे भागे, जब वो पहुंचे वहां करीब तो देखा कि उन्हें अंदर तो बंदे बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम ये बंदे तेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्हें क्यों नहीं उतारते कि ये धक्का लगाए। वो लगा ये शहीद है, चंगे शहीद ने कि ये बातें कर रहे हैं, भाई ये बातें कर रहे हैं। वो कहते तुम्हें नहीं पता कि शहीद जिंदा होता है, मुर्दा मत को। ये वो ये साहब को याद है, मतलब सिचुएशनल कॉमेडी। और एक दूसरा साल की किताबों से ना जो खास तौर पे शुरू के जो पीएमए के दिनों के ऊपर लिखी गई हैं, अच्छा उसमें बड़ी मुश्किलात बताई हुई हैं, बड़ी टफ लाइफ है। हाँ। लेकिन वो इतना मोटिवेशनल होता है स्टाइल। हाँ। कि उसको उन किताबों को पढ़ के बेशुमार लोगों को शौक हुआ कि वो फौज में जाए। जी। और ये लाहौर के एक थे रऊफ साहब, वो अब ये मुझे याद नहीं रहा कि वो जिंदगी में लिखते थे या किस में लिखते थे। उन्होंने यही बात की एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं, कि इन्होंने उन मुश्किलात का जिक्र किया है, लेकिन इतनी खूबसूरती से उसका जिक्र किया है कि इंसान के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश हम भी इन राहों से गुजरे, एंड दे वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। अच्छा सर, कोई टीवी पे ड्रामे भी लगे थे, अल्फा ब्रावो चार्ली, सुनहरे दिन, तो वो सारी वो लगता था कि वो आप ही की स्टोरीज के ऊपर वो सारी बेस्ड थे। वो मेरी किताबें पढ़ के शायद मंसूर ने खुद, उनका भी अपना बड़ा दखल था कि वो पीएमए गए थे और वो किया था, लेकिन यह है कि उसमें बहुत सारे वाक़यात बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ हैं जैसे मेरी किताब के अंदर लिखे हों। बल्कि मैं अब तो 2 साल हो गए इस बात को, या शायद इससे भी ज़्यादा अर्सा हो गया, कि मुझे 50 साल के बाद ISSB जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरा बेटा जो था ना वो वहाँ GTO जी पोस्टेड था, तो उसे वो मुझे ले गया कि अबू चले मेरे साथ, एक महीना आप मेरे साथ गुजारें। ठीक है, चला गया। तो वहाँ जो है ना वो उनको पता चला, तो वो जो अफसर थे वहाँ, उन सब ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया, और उन्होंने, उनकी 3 डायमेंशन होती हैं वहाँ पीएम में। एक होते हैं GTO, ग्रुप टास्क ऑफिसर जी, और एक होता है डिप्टी प्रेसिडेंट, और एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो ये 3 आदमी हैं जो कि सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को कि इनमें से कौन सा आदमी सूटेबल है कमीशन के लिए और कौन नहीं है। तो GTO वाले जो थे ना और जो डिप्टी प्रेसिडेंट वाले थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं गया, और वो मुझे पूरा ISSB उन्होंने दिखाया।
और मैंने कहा यार वो जहाँ ग्रुप टास्क होता है मैं उधर भी जाना चाहूँगा। वो मुझे ले गए और वहाँ पे एक ग्रुप जो है ना वो उसको ही वॉज बीइंग असेस्ड, किसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे। तो बाहर उन्होंने मेरी भी कुर्सी लगा दी और मैं बैठ गया, तो वो करते रहे। तो वो सारी कर करा के ना मैं जब वापस चला गया तो मुझे उनका एक चीफ साइकोलॉजिस्ट थे शुएब साहब गालिब, उनका फ़ोन आया कि सर हमें पता चला था कि आप ISFB भी आए हैं तो आप हमारी तरफ नहीं आए। मैं कि यार वो जहाँ मुझे ले गए थे, इट वॉज अ कंडक्टेड टूर, तो जहाँ मुझे ले गए मैं चला गया, तो जहाँ नहीं लेके गया मैं नहीं गया। कहा कि नहीं हम असल में ऊपर होते हैं, तो कल आप हमारे पास आएँ, हम आपको आपका रिज़ल्ट बताएंगे। जब यहाँ आप एज ए कैंडिडेट अपेयर हुए थे तो आपका क्या रिज़ल्ट था। ये बड़ी तजस्सुस वाली बात है। मैं कहा ठीक है मैं आऊँगा। वो दूसरे दिन 10 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ, मैं चला गया। उन्होंने मेरी फ़ाइल मंगवाई। अब वो फाइल लेके आ गया, या तो पहले से उन्होंने निकाल के रखी होगी या पता नहीं उनका सिस्टम ऐसा था कि वो 50 साल पहले की फ़ाइल वो थोड़ी देर में लेके आ गया। अब उसको देखते हुए वो हंसने लगे। मैं क्या सर क्यों हंस रहे हैं आप। क्या था सर, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ एंड देयर इज़ अ बैड न्यूज़। मैं कहता सर बैड न्यूज़ फर्स्ट। क्या व्हाट इज़ द बैड न्यूज़। और कहा जी बैड न्यूज़ ये है कि जो उस वक्त का साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम मेजर मोइन था, उसने आपको फेल किया हो। मैं क्या फिर मैं तो कोई दोबारा टास्क नहीं हुआ। वो तीनों आदमियों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है किसी बच्चे को पास करने में या फेल करने में, तीनों का इत्तेफाक ज़रूरी है। अब होता ये है कि जब वो असेस कर रहे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि बाकी दो कौन है। वो चौथे दिन जब उनकी क्वाड कॉन्फ्रेंस होती है तो पता चलता है कि अच्छा ये जो कैंडिडेट थे इनको हमने असेस किया था। अब उस सिस्टम की ब्यूटी ये है कि 80% तकरीबन जो कैंडिडेट के बारे में जो उनका फैसला होता है वो पहले से उनका इत्तेफाक हुआ होता है। या तो तीनों ने किसी को फेल किया होता है या तीनों ने किसी को पास किया होता है। 80% कैंडिडेट तो इस तरह से होते हैं। बाकी 20% के बारे में फिर आपस में डिस्कस करते हैं। ये वो होते हैं कि किसी एक ने फेल किया हुआ, दो ने पास किया हुआ, या दो ने फेल किया हुआ, एक ने पास किया हुआ। तो फिर वो डिस्कस करते हैं कि अच्छा यार तुमने किस बेस पे उसको फेल किया हुआ। तो अगर कैरेक्टर फेलिंग ना हो तो वो जिसने फेल किया होता है वो भी बाकी दो के साथ जो है ना एग्री कर जाता है। मतलब तीनों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। तो इसी तरह से वो बाकी भी काफ़ी सारे लोग जो है ना वो डिस्कशन में इत्तेफाक हो जाता है उनका। कोई इक्का दुक्का केस रह जाते हैं तो वो केसेस जो है ना वो प्रेसिडेंट को फिर डेफर कर दिए जाते हैं कि जी ये है, हम ये फला आदमी जो है ना इस पर मुतमईन नहीं हो रहा और वो इसको फेल करने पे तुला हुआ, तो आप फैसला करें। तो या तो वो फाइलें देख के ही फैसला कर देता है और या उनको कहता है कि इस बच्चे को दोबारा बुलाओ, दोबारा टास्क में डालो। अच्छा वो फिर अकेले को नहीं बुलाते, वो पूरे ग्रुप को बुलाते हैं। वो पूरे ग्रुप को असल में तो ताकि पता ना चले कि किसको असेस कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे। तो बहरहाल वो उसने मुझे बताया कि जो उसने आपको फेल किया हुआ था। मैंने जब पूछा कि फिर क्या हुआ, मुझे तो दोबारा नहीं बुलाया गया था। वो कहते हैं वो डिस्कशन में वो बाकियों ने एग्री कर लिया होगा इसलिए आप पास हो गए। मैं कहा चलो दैट वाज अ बैड न्यूज़। व्हाट इज़ द गुड न्यूज़। उससे गुड न्यूज़ यह है कि आप चार्ली 41 में या पता नहीं चार्ली 43 में पास आउट हुए। मैं कि ये क्या होता है अभी चार्ली 41 40, हमारे यहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन होती है जी। या सेमेस्टर सिस्टम में आउट ऑफ 4 होता है। वो क्या बस ऐसा समझ लें कि इतना हायर ग्रेड है कि सिर्फ 10% कैंडिडेट जो है ना वो इतने हायर ग्रेड में अच्छा पास होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये जब बात हुई तो उसने कहा मेरे सारे अफसर जो है ना वो एक हाल में जमा हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आए चले उनके पास चले। ये क्या कि वो उठ के चल पड़ा। पास ही हाल था, वो हाल में गया तो मैंने देखा एक रोस्टर लगा हुआ है, बाकी सारे लड़के और लड़कियां बैठी हुई हैं। आजकल साइकोलॉजिस्ट लड़कियां ज़्यादा होती, और वो रोस्टर पे उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और वो जाके सामने में बैठ के। अब मैं बड़ा परेशान कि ऑल ऑफ ए सडन आपको रोस्टर पे खड़ा हो तो मैं कहा ये मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती है।
और मेरे साथ उसी तरह से एक सरप्राइज़ मुझे मिला है जैसे 40 साल पहले मुझे 50 साल पहले एक सरप्राइज़ मिला था। उस वक्त सरप्राइज़ ये था कि मैं जब वहाँ SSB पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर तो किताबें लिखी हुई लोगों ने, वो हर आदमी जो है ना वो कोई किताब खोल के पढ़ रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि इसके ऊपर किताबें भी होती हैं क्या नहीं होती। मैं तो ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू वहाँ पहुँच गया और किसी ने मुझे किताब दी कि तुमने नहीं कोई पढ़ी। मैं कहा नहीं। उन्होंने कहा ये पढ़ो। अब वो इतनी मोटी किताब, मैंने उसको पढ़े 2-4 सफ़े में कि यार मैं कितनी पढ़ लूँगा रात में। मैंने उसे वापस कर दिया कि यार लगता है मैं फेल हो जाऊँगा, तो इसको रखा अपने पास ही। तो मैंने बताया कि उस वक्त भी मुझे ये सरप्राइज़ मिला था और अब भी ये सरप्राइज़ मिला कि आपके चीफ साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने मुझे मेरा रिज़ल्ट बताने के लिए बुलाया था और अब ला के आपके सामने खड़ा कर दिया मुझे। और आप ये देखें कि आप में से हर शख्स रोज़ाना 10-12 कैंडिडेट जो हैं उनकी ज़िंदगी के मुकद्दरों के फ़ैसले कर रहे होते, और आज आप सारे जमा होकर मुझे असेस करने के लिए बैठ गए। इस तरह से क्या लगा और इस तरह से बातचीत हुई। वो बातचीत शुरू हुई, मैंने मुख्तसर बात की, फिर मैं कहा कि आप मुझसे सवाल जवाब करें। तो उन्होंने फिर सवाल करने शुरू किए, मैंने जवाब देने शुरू किए। ये 1.5 घंटे तक ये मजलिस चली। अच्छा। तो चीफ साइकोलॉजिस्ट ने बाद में कहा कि सर इतने खूबसूरत सवाल हैं और इनके इतने खूबसूरत आपने जवाब दिए हैं कि हम ये चाहेंगे कि हमारा एक रसाला शाया होता है प्रिज्म, SSB का एक मैगजीन शाया होता है प्रिज्म, कि हम उसमें शाया कर दें। ये इंग्लिश में? इंग्लिश में। ठीक, क्योंकि उर्दू में तो शायद हिलाल नहीं हिलाल तो ये ISPR का है। ISPR अच्छा, वो ISSB की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ISSB सिलेक्शन बोर्ड का कोई अपना मैगजीन। तो वो फिर उन्होंने मेरे सामने किसी एयरफोर्स का कोई अफसर था, उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम ये लिखो आज के सारे रुदात। वो फिर लिख के उन्होंने मुझे भी भेजी कि इसकी आप अपना सवाल दें। तो वो फिर मैंने उसमें मजीद कोई कांट चांट की, एडिटिंग की, वो करके उनको भेज दी। लेकिन फिर मैंने ये किया है कि मैंने ना उसमें जो मेरी किताब है जनरल बिस्मिल्लाह, उसमें ये जो मेरा तजुर्बा था जो कि 50 साल के बाद हुआ, उसके 3 चैप्टर मैंने उसमें और बढ़ा दिए। अच्छा। जेंटलमैन बिस्मिल्लाह जो अभी है किताब, उसमें उसके ऊपर लिखा हुआ जदीद इजाफा शुदा एडिशन, उसमें मैंने 3 चैप्टर बढ़ाए। एक का उन्वान रखा नुज़ूल सानी दर शहर खूबा। शहर खूबा इसलिए कि अब वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं ना, तो शहर खूबा हो खूबसूरत और खूबसूरत लड़कियों का शहर, और नुज़ूल सानी दोबारा। एक ये मैंने लिखा और दूसरे चैप्टर का उन्वान लिखा माहिरीन नफ्सियात के नरगे में। उनसे जो सवालों जवाब हुए थे। और तीसरा चैप्टर जो मैंने बढ़ाया वो ये था कि उसके प्रेसिडेंट ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे। तो उस वक्त SSB के प्रेसिडेंट थे ब्रिगेडियर अब्दुल्ला, उनको भी पता चला कि मैं आया हूँ। अच्छा, मैंने उनसे ये भी पूछा कि यार हाउ कम कि आप लोगों ने मेरी किताब पढ़ी हुई है, ये जो ऑफिसर्स हैं ये तो इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं, तो ये मेरी उर्दू की किताब है, ये आपने कैसे पढ़ी? क्या है सर, जिस भी कैंडिडेट से पूछते हैं कि तुमने कोई किताब पढ़ी हुई है, वो कहते हैं हाँ पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? कि जेंटलमैन बिस्मिल्लाह। तो इसलिए हमें इश्तियाक हुआ कि हम भी वो किताब पढ़े। तो तकरीबन सारे अफसर मुझे जानते थे, तो इवन कमांडर न्यू अबाउट मी। तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। तो जब उन्होंने मुझे घर बुलाया तो जिस कमरे में उन्होंने बिठाया, तो जब वो आए तो उन्होंने बताया कि कमरा बड़ा तारीखी है। अच्छा। वेरी हिस्टोरिकल। क्यों, क्या? तो उन्होंने इशारा किया तो दीवार पे 2 पेंटिंग लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि ये एक तो अजब खान आफरीदी है और दूसरी जो है ना ये वो लड़की की पेंटिंग थी, वो मिस मौली थी। अच्छा। तो मिस मौली जो है ना वो पार्टीशन से पहले यहाँ पे जो मतलब है कि अंग्रेज थे, जो स्टेशन कमांडर था उसकी बेटी थी वो। जी। तो हुआ ये था कि वो जो अजब खान आफरीदी था उसके कबीले के साथ कुछ ज्यादती हुई थी, तो वो बदला लेने के लिए उस बच्ची को इस कमरे से, ये उसका बेडरूम था, वो इस कमरे से वो उसको उठा के ले गया था। अच्छा। और बड़ा हंगामा बरपा हुआ। अंग्रेज, पूरी अंग्रेज जी हुकूमत जो है वो हिल गई।
जिरगे हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, और कोई गालबन 6 हफ्तों के बाद उन्होंने उसको बाजियाब करा लिया। और वो वहाँ जाके ना उसके घर में रही, अजब खान आफरीदी के घर में रही, और वो इतनी मुतासिर हुई उनसे कि उन्होंने, इसका एक बड़ा भाई था अजब खान आफरीदी का, वो शादीशुदा था, उसकी बीवी के साथ वो रह रही थी, उसके बच्चे भी थे। उसने उसकी बीवी से कहा कि अगर मैं तुम्हारे मियाँ से शादी कर लूँ तो उसने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बात कर लो जी। तो उसने अजब खान आफरीदी से बात की कि यार ये इसने मुझे शादी की पेशकश की है, मैं इससे शादी कर लूँ। तो उसने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, ये हमारे पास अमानत है। तो वो बड़ी मुतासर हुई थी। अब जब वो वापस आई तो लोग ये समझे होंगे कि इसके साथ बड़ा रेप हुआ होगा या बड़ी ज़्यादती होगी। तो उससे जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो बड़े बड़े एहतराम के साथ रखा दिया। तो उन्होंने चूँकि तय किया हुआ था कि हमने अजब खान आफरीदी को बदनाम करना है, तो उन्होंने उसको जहाज़ में बिठा के फौरी तौर पे इंग्लैंड भिजवा दिया और उसको प्रेस से नहीं मिलने दिया, मिस मौली को। वो चली गई। वो कुछ 30-40 साल के बाद वो वापस आई पाकिस्तान जी। और उसने कहा कि मैं ISSB जाना चाहती हूँ। उस वक्त तो नहीं ISSB था, उनका वो जगह जाना चाहती हूँ जहाँ से मुझे अगवा किया गया। वो कहा वहाँ तो आजकल ISSB है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे उधर भेज दो। तो वो फिर वहाँ पे आई मिस मौली, और उसने वहाँ जो उसका प्रेसिडेंट का जो रिहाइश है, उसका जो लान है, उसमें एक एरोकेरिया का पौधा लगाया। अच्छा। और वो पौधा जो है ना, वो अभी बहुत बड़ा यानी दरख्त बन गया। वो प्रेसिडेंट ने मुझे दिखाया कि वो पौधा जो है ना, वो मिस मौली लगा के गई। तो इस तरह से वो जो तीसरा चैप्टर है वो मैंने उसके बारे में लिखा है। अच्छा, तो बस देखें, वो हमने कहानी से बात शुरू की थी और एक बड़ी दिलचस्प कहानी पे जो है हमारा प्रोग्राम का अख्ताम, क्योंकि वक्त हो गया, हमारी लाइव ट्रांसमिशन भी अभी ख़त्म हो जाएंगी 1 बजे। अदनान सफदर ने हमें फेसबुक पे पसंद किया, सरफराज आलम खान, ख्वाजा मतीउर्रहमान, नईम शाह, रियाज सऊदी अरब से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और पसंद करते हैं। चूँकि ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे लाइव जाता है, तो अगर आप रेडियो पे सुन रहे हैं तो आपके पास अगर नेट है तो इस प्रोग्राम को आप देख भी सकते हैं, और ना सिर्फ आप देखें बल्कि इसको शेयर भी करें अपने आईडीज़ से, ताकि और लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। प्रोग्राम कैजुअल टॉक से इरफान भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।